5 नवंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का दिन मनाते हैं और पिछले 3 साल से जो मना रहे हैं उसमें ऐसा है कि प्रति वर्ष एक पुस्तक का प्रकाशन भी होता है। इसीलिए चाहे उनके स्नेह भाजन से जुड़े लोग या कृष्ण बिहारी जी की स्वयं की पुस्तक, तो कार्यक्रम में तो आप लोगों को मिला ही है। कार्यक्रम की क्या क्या होना है, मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे संरक्षक या कहिए अभिभावक आदरणीय विजय कानूरिया जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और अपना आसन ग्रहण करें। हम लोग के सबके प्रिय, किसी की बहन, किसी की दीदी, किसी की मास्टराई, चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन कृष्ण बिहारी जी उनको कहते थे कि ये मेरी लाडली बेटी है। तो बड़ी चर्चा में ये बात कहते, तो कोई कहता भी था मजाक में कि आपकी लाडली बेटी, तो कहते थे कि हाँ ये है मेरी लाडली बेटी। तो मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेश्री बहन से अनुरोध करूँगा कि वे आकर प्रणब मुखर्जी जो है वो बेटी की तरह ही प्रिय है और हर कार्यक्रम में वो रहती हैं। और आज तो हमने हमारी इससे पहले जो उनकी पुण्यतिथि पर जो गौरैया ससुराल की पुस्तक प्रकाशित हुई, तो उसका उपयोग उन्होंने लिया था, सबको देखना, सब कुछ करना। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा, क्योंकि वो घर की हैं, आपको उनको जो विषय दिया गया है जिस पर बोलने के लिए, उसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी आदमी है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा डॉक्टर लक्ष्मी प्रणब मुखर्जी से की आवश्यकता है। नाम जो है जिसका लेना मैं भूल गया, आज से नहीं वर्षों पहले जब समाज सेवा की धूम चढ़ी थी पूरे देश में, तो एक व्यक्ति हुआ करता था जो मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, जिसके कार्यकाल में बहुत काम हुआ सारे देश में। मैंने देखा कि कृष्ण बिहारी जी अपने मित्र, मैंने इनके सबसे बड़े भाई, अपने 5 भाई में सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े भाई के मित्र थे रेवतीलाल शाह जी थे। लेकिन उसके बाद ये समय निकाल करके जाया करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके संगत में रह करके। आप लोगों को कभी मौका मिले तो ये उपलब्ध करा सकते वो पुस्तक। एक पुस्तक है 3 खंडों में, रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसकी चर्चा केवल हिंदुस्तान में नहीं, न्यूयॉर्क से लेकर के अमेरिका से लेकर हर जगह पर होती है। उस पर इन्होंने 10 वर्ष अपने खपाए और मन, वचन और कर्म से काम किया। मैं जो जिनकी प्रेरणा से या जिन्होंने बाध्य किया कि नहीं इस मंडल की स्थापना होनी चाहिए, मैं प्रमोद जी से अनुरोध करूँगा, प्रमोद जी शाह से। एक और लड़का है जिसे पुत्रवत ही मानते थे, मैं सत्यप्रकाश तिवारी से अनुरोध करूँगा कि वे आकर के अपना आसन ग्रहण करें। अब कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी उससे
उससे पहले मैं हमारे संयुक्त सचिव अजेंद्र द्विवेदी जी से आप लोग बड़ी प्रकार परिचित है। ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको नहीं जानता। यहाँ कर सकते हैं राजभाषा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, पुस्तकें भी लिखी हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र के निबंधों का एक संकलन का संपादन भी किया था। अद्भुत था वो, हर तरह से अद्भुत था। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वे आप कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल की तरफ से स्वागत वक्तव्य अपना। आज कार्तिक पूर्णिमा का ये शुभ दिन पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का जन्मदिन भी आम कैलेंडर के हिसाब से और इस अवसर पर उपस्थित हमसे आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे जैसे कि मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राजश्री मैडम, रेशमी मैडम, प्रमुख सर, सर, आप सबका और आज की इस विशिष्ट अवसर पर उपस्थित सभी श्रोताओं कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल की ओर से मैं सबका उस कार्यक्रम को सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और आने वाले सत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी को इसकी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन जो विद्वान और अतिथि हमारे बीच हैं, मैं उन लोगों से और आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि जो चाहें और कृष्ण बिहारी मिश्र की जो है वो तस्वीर उस पर भी मैं पुष्पांजलि देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम मित्रों, कृष्ण बिहारी मिश्र का एक स्कूल था और वो स्कूल था काशी का। आप लोग जानते हैं एक वक्त था, एक समय था कि 2-4 वर्षों का ही अंतराल हुआ करता था लोगों के, लेकिन आपस में मिलना जुलना सब लोग मिलते जुलते थे और सारे के सारे लोग पंडित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने से पहले तक वो अच्छी पुस्तकें लिख चुके थे। कल्पना
और धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं, धर्मयुग तो नहीं, दूसरी पत्रिकाओं में वो छप चुके हैं। धर्मयुग तो बहुत बाद में आया। तो रामदर्श मिश्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रामदर्श मिश्र गोरखपुर के थे और ठेठ जिसको कहा जाए कि ग्रामीण व्यक्ति हुआ करते थे। नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, कृष्ण बिहारी मिश्र, केदारनाथ सिंह, ये सब नाम लिए जा सकते हैं जो एक साथ बैठ करके 80 पर चाय पीते थे, जलपान करते थे और लगता था कि शायद प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को इस देश की चिंता होती नहीं है जितनी लोगों को। लोग कहते हैं ऐसी चर्चाएं होती थी राजनीति पर। नामवर सिंह सीपीआई के मेंबर हो चुके थे और वो वहां से गोलौलिया के जो है सीपीआई के कार्यालय में रोज उनका आना है। पॉकेट में चवन्नी होती थी, लेकिन उस पॉकेट में चवन्नी लेकर के वो ठाट से वहां से चल गए। ये सब जो थे काशी के एक तरह से कहा जाए तो ठाट। कृष्ण बिहारी मिश्र वैसे नहीं रहते थे, उनमें थोड़ा सा सोबर में था। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ बैठ करके रिक्शे पर एक साथ जाते थे और बहुत लोग, आप लोगों को लगता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी शायद नास्तिक थे उनके लेखन से, ऐसी बात नहीं। वो उतरते थे दुर्गा मंदिर के सामने और दुर्गा मंदिर पे कहते थे रुको, और रुक करके वहाँ प्रणाम करके बाहर से ही एक पान खा करके फिर वो रिक्शे पर चढ़ करके चलते थे। ये संस्मरण मैंने सुना है, मैंने बहुत कुछ देखा। दुर्गापुर में शिव प्रसाद सिंह रहते थे, बाद में गुरुधाम कॉलोनी में चले गए। तो ये जो एक है, तो रामदर्श मिश्र को याद करना, कृष्ण बिहारी मिश्र को याद करना, नामवर सिंह को याद करना, विचारधाराएं अलग थी। विद्यानिवास मिश्र उनसे भाई में छोटे थे, लेकिन विद्यानिवास मिश्र का पैर छू करके वो प्रणाम करते थे। इसका कारण ये था कि विद्यानिवास जी की जो विद्वत्ता थी वो इतनी महान थी कि उनके सामने वो नतमस्तक होते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो इन लोगों के गुरु घराने। पिछले दिनों दुखद समाचार हम लोग को मिला, कलकत्ते के जो इधर वरिष्ठ कवि हैं योगेंद्र शुक्ल जी, सुमन जी अचानक ये चले गए और रामदर्श जी भी चले गए। तो हम ये चाहेंगे कि कृष्ण बिहारी मिश्र मंडल की तरफ से 2 मिनट के लिए मौन रख करके उन्हें हम श्रद्धांजलि दे करके भी कार्य उनका आकर्षण उस कुटिया से था, कुटिया का आकर्षण उनसे था। और बहुत लोगों का आकर्षण के केंद्र में वो कुटिया हुआ करती थी। रेशमी कंडामुखर्जी जो है आज कलकत्ते में हिंदी साहित्य को समझने वाले, हिंदी साहित्य पर लेखन करने वाले लोगों की
पहली पंक्ति की पसंद है। इसलिए ऐसे ऊर्जावान और युवा बहन जो हमसे बहुत छोटी है, छोटी बहन की तरह, मैं उससे अनुरोध करूँगा कि जो मैंने विषय मुझको दिया था, दिया के उल्लास में कुछ ऐसा ही था, दमकती या बुजुर्गी, तो उस पर वो अपनी बात रखे, क्योंकि ये बड़ा नो का फंक्शन जो है कोई ऐसा नहीं है कि पेपर पढ़ करके या पेपर तैयार करके देना है। जो जैसा चाहे वो बोल सकता है, जैसा कृष्ण बिहारी को देखा था। तो मैं सबसे पहले वक्ता के रूप में उनकी बहन रेशमी से करूँगा। सभी को प्रणाम। हम सभी के आदरणीय पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी की उनकी स्मृतियों को याद करते हुए मैं सबसे पहले अपने मंडल को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हम सबने जैसे हमें देखा, जैसे उनसे हम मिलते रहे, उन विचारों को साझा करने का हमें अवसर दिया। मिश्र जी से मेरी पहली मुलाकात तो नहीं हुई, सबसे पहले फोन पर ही बात हुई थी। तो ये 2009-10 की बात है। मैं याद करती हूँ कि उनकी एक पुस्तक आई थी नवमेध्या, हमें से कई लोगों ने पढ़ी है। मतलब वो पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण मुझे इसलिए लगी कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें माँ शारदा, विवेकानंद, लाटू महाराज, नाग महाशय, सबके विषय में जब वो लिख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे एक चलचित्र की तरह हमारे सामने वो पुस्तक चलती रहती है। 2009-10 में मुझे आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी ने वो पुस्तक दी थी, कहा कि आप समीक्षा लिखिए, उसे एक पत्रिका में मेरी बात हुई है, प्रकाशित करेंगे। तब मैं नया मतलब बिल्कुल नई थी, तो बहुत उत्साह था, मैंने लिखा। तो उसके बाद वो किसी कारण से प्रकाशित नहीं हुई। मतलब पत्रिका तो कई बार ना कर देती है पत्रिकाएं, तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। तो विजय बहादुर जी ने ये बात मिश्र जी से कही। मुझे अभी भी याद है, पहली बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, लैंडलाइन से फ़ोन करते थे हमेशा, उस समय मेरे पास भी लैंडलाइन था। तो उन्होंने खुद फ़ोन करके उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने समीक्षा पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। पत्रिका में छपे न छपे वो बात की बात है, वो बाद में कभी छप जाएगी। और उन्होंने बहुत विस्तार से मुझसे पहली बार उन्होंने बात की थी। जैसे मतलब मेरे पैर से नीचे से लगा था जमीन ही चली गई, क्योंकि जिनकी पुस्तक इतनी अच्छी है, इतने बड़े विद्वान हैं, वो स्वयं फोन करके मुझे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं जानती मैं कितना कैसा लिख पाई थी, लेकिन उनका जो उत्साह था वो खुद एक पढ़कर बता रहे, मैंने ऐसे पढ़ा, तुमने ऐसे लिखा, बहुत अच्छी बात थी। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि दो अलग अलग धुरियां हम देखते हैं। एक बात होती है, शायद बहुत अच्छी ना लगे सुनने में, लेकिन फिर भी ये सच है कि जो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार बन जाते हैं, बहुत विद्वान बन जाते हैं, जो हमारे देश में ये चलन है, उनमें ज्ञान गांधीर्य के साथ ज्ञान का एक अहंकार आ जाता है। तो और एक दूसरा वर्ग का व्यक्ति होता है जो बहुत सरल होता है, ग्राम्य परिवेश से कई बार होता है, सहज रूप में सबसे मिलता जुलता है। मिश्र जी को मुझे ऐसा लगा था कि जो दो अलग अलग दुनिया है, दोनों के बीच में खड़े हैं। उनमें उतना ही ज्ञान गांधीर्य है, उतने ही महत्वपूर्ण और सम्मानों से वो जुड़े रहते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। लेकिन जब वे बात करते हैं, जब वे मिलते हैं, तो अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी वो गरिमा, वो गांधीर्य भी मुझे नहीं लगता था। बिल्कुल जो जिस स्तर का है, अगर विद्यार्थी है, शोधार्थी है, तो उससे उस तरह से बात करते थे, बड़े विद्वान हैं, उससे उस तरह से मिलते थे, सबसे बड़ी सहजता से वो मिलते। उनका वो जो सहजता वाला जो गुण है, मैं समझती हूँ कि इस कक्ष में जितने भी लोग हैं, सभी उनके उस सहज स्वभाव से आकर्षित हुए थे। उसके बाद 2014 में मुझे याद है, पहली बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, जिस कुटिया का उल्लेख उन्होंने किया, वहाँ पर जाने का मुझे मौका मिला। एक उज्जैन से पत्रिका निकलती है समावर्तन, उसमें एकाग्र लोग छापते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मिश्र जी पर एकाग्र छापना है, आप उसको तैयार कीजिए। 12-15 पृष्ठ का एक होता है, उसमें आत्मन को भी मैंने कहा था, उन्होंने भी लिखा था। तो जब मैं मिश्र जी से पहली बार मिलने गए, मैंने उनसे फोन पर कहा, तो कहा हम कभी भी आओ, फोन करके आना, 2 से 4 का समय छोड़कर जब चाहे आ सकते हो। मैं गई थी पहली बार,
तो मेरे मन में था कि इतने बड़े लेखक हैं, बहुत बड़ा कमरा होगा, महंगे पर्दे, महंगा चादर, ऐसा कुछ। जाकर मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सादा सोफा, महंगा कुछ नहीं, जैसा हम लोग सोचते हैं लोगों के बारे में इतने बड़े हैं, जिन पर जैन से मुझसे कहा जा रहा है कि आप उन पर लिखिए तो बहुत बड़े ही हैं। तो मैंने देखा बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा सा कमरा, और ना महंगा कुछ भी नहीं, ना पर्दे महंगे, ना सोफे महंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। वहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा महंगी थी, मैं मानती हूँ, वो थी उनकी वो जो अलमारी, जो मुझे बड़ा लोभ था उनके अलमारी के प्रति। क्यों था? क्योंकि उसमें मैंने देखा था इतनी दुर्लभ किताबें, इतनी अच्छी लाइब्रेरी उनके पास जो थी, इतनी दुर्लभ किताबें, पत्रिकाएं। तब मुझे लग रहा था कि महंगा ये होता है, वो नहीं जो हमने दिमाग में भर रखा है। उस दिन मुझे लगा था, और जो भी किताब आप कहिए, जो भी पत्रिका आप कहिए, और खासकर जो दुर्लभ है, वो सब कुछ उनके पास था। तो मुझे बड़ा लोभ था। जब भी मैं जाती थी, बार बार मैं उनको उस किताबों को देखती थी। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि शायद 2020-21 के दौरान वो पूरी जो किताबें थी वो वहाँ पर भेज दी, बाबा चतुर्वेदी लाइब्रेरी में भेज दी गई सारी किताबें, हाँ भोपाल में शायद। तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने मुझे कहा था कि जिनकी जेल खराब हो गई है, किताबें पढ़ आ गई है, वो सब वहाँ पर वो लोग ठीक ठाक करके, अब वो किताब, वो जो लाइब्रेरी है उनकी, वो कुछ हम जैसे कुछ लोगों तक नहीं, बल्कि देश विदेश के विद्यार्थी वहाँ पर आते हैं, और उन सबके लिए वो लाइब्रेरी जो है, उनकी वो जो किताबें, उनका जो संग्रह है वो उपलब्ध होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद जब मैं उससे बात करती, जब भी उसके बाद तो कई बार उनके वहाँ जाना आना होता था, कि बहुत अच्छी बात मुझे लगती थी वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पर आते थे, जो चाहे परिचित है, प्रोफेसर है, विद्वान है, या उनके अपने परिवार के, सब पहले जाकर उन्हें चरण स्पर्श करते थे। तो ये जो संस्कार उन्होंने दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जो भी आए सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करते थे, और उसके बाद जो है धारा प्रवाह बात चलती रहती थी। और एक बात आप सबने महसूस की होगी कि विश्व जी जब भी बात करते थे, बहुत एक फिक्र होती थी उनके मन में, और एक हमेशा पूछते रहते थे। ये नहीं पूछते थे कि, ये पहले नहीं पूछते थे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या प्रमोशन हुआ, ये सब वो कभी नहीं पूछते थे। क्या पूछते थे? आपके परिवार में जिन जिनको वो जानते थे, कि उनकी माँ है, कि सास है, कि पति है, बेटा है, वो हमेशा जो है आपके परिवार के लोगों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके साथ आपके सब कुछ ठीक ठाक है, ये पूछते थे। तो ये जो उनमें एक फिक्र की बात थी, ये बात मैंने देखी है कि संस्कार जो होते हैं, जो अच्छे संस्कार होते हैं, वो हमेशा मतलब उनके पास जो रहते हैं उनमें भी आ जाता है। तो मैंने ये बात आज कमलेश जी के सामने ही कहूँगी, मैं कमलेश जी से भी जब बात करती हूँ, मैं देखती हूँ उनमें मेरी ये फिक्र बहुत ज़्यादा है, पिता का एक गुण उनमें भी है। हमेशा बात करेंगे तब भी पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा कैसा है, सास कैसी है। तो ये घर के पर जबकि मिले किसी से नहीं है, किसी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पूछते ऐसे हैं जैसे बहुत सालों का संबंध है। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूँगी कि केवल उनके अपने आत्मीय ही नहीं, जो लोग उनके बहुत संसर्ग में थे, उनके पास थे, मैं राष्ट्रपति की भी बात करूँगी, उनके बहुत प्रिय थी। राष्ट्रपति में भी ये बात है, वो हमेशा एक इस बीच जब वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उस समय मेरा बेटा बाहर था, तो उसके बाद एक कार्यक्रम में मैं मिली थी राष्ट्रपति से। तो मैंने कहा कि अचानक वो लोग उसका हॉस्टल वगैरह उन्होंने बंद कर दिया था, तो दिल्ली के पास ही है पंजाब में। तो राष्ट्रपति ने मुझसे कहा, रेशमी कभी भी ऐसी कोई जरूरत हो, मुझे मालूम नहीं था, तुम मुझसे कहना, मेरा बेटा दिल्ली में है, कुछ भी व्यवस्था जितना मैं कर सकूँ मैं करवा दूंगी। तो ये जो फिक्र है, मैं मानती हूँ, ये जो चिंता है, ये मिश्र जी की ही देन है, जो शायद इस समय में हम जितने लोग उनसे कुछ भी अगर सीखा है, तो ये चिंता करना, ये फिक्र करना हमने सीखा है उनसे, कि जो भी हमारे पास आते हैं उनकी सुविधा, उनकी असुविधा के बारे में हम लोग जान लें। एक और बात मिश्र जी के विषय में कहूँगी, वैसे बहुत सहज थे, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत क्या कहेंगे, नियम से बांधते थे। जैसे एक बार मुझसे बात हो रही थी, फोन पर काफ़ी बात होती थी, तो बात पर मैंने कहा कि मेरा बेटा कहता है कि मम्मी ऐसे ऐसे है। उन्होंने अचानक टोका, रेशमी तुम्हारा बेटा तुम्हें मम्मी कहता है? मैं बोली नहीं, माँ कहता है। तो मैं मम्मी को कहा, तो मैंने कहा नहीं, वो असल में वैसे तो माँ ही कहता है, लेकिन हिंदी में बात करते समय मम्मी निकल जाता है। मम्मी नहीं कह रहा था, माँ कह रहा था। मुझे माँ ही कहता है। बोले हाँ, माँ ही कहने के लिए कहना हमेशा, क्योंकि रेशमी माँ में जो शब्द में जो
गांधी है उसमें जो स्नेह है वो मम्मी में नहीं है। मम्मी नहीं कहता है, माँ ही कहता है, मेरे मुंह से निकल गया। तो ये बात उनमें हमेशा थी कि वो देखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बातों में, अपने संस्कारों में कहीं ना कहीं हम हट रहे हैं। एक और बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी कि जब वे फ्लैट में उन्होंने शिफ्ट किया, जब उनका वो मकान फ्लैट करने के लिए चला गया कोरोना के दौरान, तो मैंने एक बात से बात की कैसे हैं ये है, तो कहा वैसे तो बहुत ठीक ही हूँ, बेटे और ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं, कुछ मुझे करना नहीं पड़ता है, बेटा बहू है वगैरह सब मुझे जो भी मुझे चाहिए मिल जाता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। जब वे सॉल्ट लेक के फ्लैट में थे उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? ये फ्लैट मुझे अच्छा नहीं लगता ऋषि, मुझे वो घर ही अच्छा लगता है। भले ही वो बहुत साधारण था लेकिन वो घर था। घर और फ्लैट में जो अंतर है ना मुझे बहुत महसूस होता है, लेकिन क्या किया जाए, बोलो अब सबकी जैसी इच्छा है वैसी ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ वो तो है, वो तो अब क्या किया जाए, ये जरूरत है समय की, लेकिन हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये वो कहते थे। तो ये बातें उनके साथ, उनकी पीढ़ी के साथ शायद चली गई और हम लोग शायद कुछ समय के साथ हम लोग अपने आप को बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं महसूस करती हूँ कि मिश्र जी में जो संस्कार थे, जो बातें थी, साहित्य उनका बहुत बड़ा था। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि आज का जो दिन है, क्योंकि हम सभी उन्हें याद कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व को याद करें। साहित्य को याद करने वाले तो बहुत लोग हैं, जो लोग उनको सिर्फ पढ़ते रहे हैं वो भी साहित्य को याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वे उन सौभाग्यवानों में से हैं जो उनसे मिले हैं। मैं मानती हूँ कि आज हम उनके व्यक्तित्व को याद करें तो बहुत अच्छा लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बिरासी में 1982 में कृष्ण बिहारी मिश्र की पहली जो पुस्तक अर्थात निबंध की पुस्तक प्रकाशित होती है, बिहार का जंगल। बिहार का जंगल उस समय दो पुस्तकें प्रकाशित होती है 82 में, एक बिहार का जंगल और एक संपादन उन्होंने किया था हिंदी साहित्य बंदी भूमिका, जो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक कि बंगाल में कैसे, और सबको जोड़ा था, सब लोगों ने से लिखवाया था उसको। तो 82 में जब वो प्रकाशित हुई पुस्तक, तो हुआ क्या कि उन्होंने एक पत्र लिखा बादशाही जी को कि मैं चाहता हूँ कि इस पर अपनी जो है राय आप दीजिए, मेरी ये पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है। बादशाही जी विदेश में थे, आए तो पत्र उनको मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो आपसे परिचित हूँ आपके लेखन से, लेकिन आप मुझे पूरी किताब भेजिए तभी मैं लिख पाऊँगा। वो बिना देखे रुपये नहीं देते। जैसे अगर दीदी की जो रचना की, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी, बिना आजकल पुस्तक देखे भी जो लोग हैं वो लिख देते हैं किसी के बारे में। तब तक शिवप्रसाद सिंह ने उसकी भूमिका लिखी थी। अब आ गई, आज की तरह तो नहीं क्या पेज जो है वो उसको हटा दें, छप छुपी थी। अब ये बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि ये तो बादशाही जी की भूमिका आ गई है, क्या किया जाए। हमसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमसे पूछते रहते थे। हमने कहा क्या ऐसा कि किसे क ख ग घ करके आप 5 पृष्ठ 4 पृष्ठ का जो लिखा है वो लीजिए भूमिका, उसको आप उसी हिसाब से आगे डाल दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। जो कोई पेज नंबर 1 से तो शुरू हो जाएगा। वो पुस्तक जो है इतनी चर्चा में, इसका कारण था कि उसके जो निबंध जो दिखाई देगी वो एक एक निबंध चर्चा में। बेहा का जंगल जो है वो पुस्तक का नाम है, लेकिन उसमें जो है निबंध का नाम है बेहा का जंगल और नए नए ग्राम। ये है शिक्षा। फिर जो है आज जो है कि लोग जा रहे हैं, मैंने अपने गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके सब कुछ, उसमें एक उन्होंने शीर्षक लिया था, शेर भर सतुआ बरिस दिल खलबो सैया के जाए न देवो विदेशवा। सैया के जाए न देवो विदेशवा के नाम से कलर, उस जमाने में कलर बहुत कम छपता था,
लेकिन पूरा वाइट था। केवल उस निबंध को दरवेश भारती ने तर्जुम में जो ग्राम कथा विशेषांक निकाला था, जिसमें विवेकी राय से लेकर के सारे लोग प्रकाशित हुए थे, उसमें उसको विशेष महत्व दे करके उसका छापा था संज्ञा की जाने की। उसके बाद फिर कुछ निबंध वो लिखते गए, अपने मित्रों के बारे में लिखा। वो फाइल पता नहीं कहाँ गायब हो गई, समझ में नहीं आता, सारे मित्रों के बारे। तो ये दूसरा निबंध संख्या है, आज से 30 साल पहले प्रकाशित। तो बातों बातों में कृष्ण बिहारी मिश्र के ऐसे मित्र थे, रेवतीलाल शाह, क्यों उनके पास तो ना नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ना तो वो करते ही नहीं, और ऑलमोस्ट सभी भाइयों में है किसी भी बात को ना नहीं कर हो जाए। उन्होंने उद्योग लिया, तो ये मकान उठ रहे हैं, प्रकाशित हुई पुस्तक। इसकी चर्चा भी बहुत हुई। अभी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, बहुत शोधकर्ता मान रहे हैं ये पुस्तक नहीं हम लोग को मिल रही है। तो इस पुस्तक में को फिर हमने चर्चा की, तो हमारे प्रमोद चैटर्जी से, प्रमोद चैटर्जी ने कहा कि चिंता की बात नहीं होगी ना, एक पुण्यतिथि पर पुस्तक छपेगी, एक जो है जन्मतिथि पर पुस्तक छपेगी। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, आप लोग जानते हैं, आप लोग व्यवहारिक आदमी हैं, और जो प्रैक्टिकल बात है कि आज के ज़माने में एक पुस्तक को प्रकाशित करना बड़ा पीढ़ा कार्य होता है। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, बाद में मुझे पता चला, जब मेरे पास खुद का जो है लास्ट कुछ आया, तब मुझे पता चला आज से 2-3 दिन पहले कि चुपचाप हमारे जो है बड़े भाई की तरह हैं विजय कानूरिया जी ने इस पुस्तक, अगर वो नहीं देखे तो शायद फिर और होता। उनकी बड़े स्नेह भाजन कृष्ण बिहारी मिश्र जी के, जब मिलते थे पैर छू करके प्रणाम करना बड़ा मानते थे। और लेकिन नहीं कई काम कई लोगों की भलाई जो है पिताजी ने इसे कह करके करवाई है, आज भी बड़े खुश है कृष्ण बिहारी जी ने करवाई। इसमें एक और बात है, इस पुस्तक की जो है भूमिका चूंकि 30 वर्ष पहले की है, तो भूमिका पंडित विद्याधर मिश्र ने लिखी। उसके बाद आभार जो है वो कृष्ण बिहारी जी का है, जिसमें उन्होंने 2 लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक तो रेवतीलाल शाह, उनके प्रिय बंधु, और देखिए क्या संयोग होता है कि बड़े भाई की पहली बार प्रकाशित करवाई पुस्तक और छोटे भाई की दूसरी बार प्रकाशित। ये कुछ है तभी तो ये जो है, इसके बाद क्या होता है कि मैंने कहा कि किताब पुरानी हो गई, कहाँ विद्याधर जी। तो आप लोगों को पता है कि अष्टभुजा शुक्ल बहुत बड़े कवि हैं और अच्छे ललित निबंधकार के रूप में भी वो जाने जाते हैं, संस्कृत के पंडित हैं। मैंने उनको फोन किया, एक पुस्तकवा भेजा था कि देख करके कुछ लिखे तो मन करे तो लिखो, अगर बंधु भेजिए। तो हमने दिया भेजा, उन्होंने कहा 2 दिन देख कर आएंगे, और उन्होंने देख कर उसकी फिर रवि भूषण जी को भी आप लोग जानते होंगे, मार्क्सवादी विचारक है, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र के प्रति उनका संबंध, उनका जो बड़ा उनके प्रति सम्मान था, उनकी भी भूमिका इसमें, उनका भी एक निबंध पहले भूमिका में उसमें भी जोड़ा गया है कि 30 वर्ष से लेकर के अभी तक के जो लोग हैं, जो आलोचक हैं, वो क्या सोचते हैं इनके निबंधों के बारे में, वो बातें सामने आए। अब हम लोग चाहेंगे कि पुस्तक आप लोगों के सामने लोकार्पित हो, और जाने से पहले सबको एक पुस्तक मिलेगी जो लोग आज उपस्थित हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष से लेकर के सारे मंचस्थ लोगों को कि आप अरे अजय जी आइए, अजय जी आप आइए, आइए
बेहद खात्मीय है। इसलिए आपने देखा होगा कि कार्ड में जो विषय दिया गया था उसमें प्रबोध शाह, आपको लग रहा है कि तकरीबन 40 वर्ष तो हुए होंगे आपके, 40 वर्ष से तक तो कम से कम जो है ये उनके संगत में रहते। तो मैंने वो यही विषय दिया कि गुरु जी की संगत, इस विषय मुझे लगा कि इससे बढ़िया विषय और कुछ हो नहीं सकता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात करें। एक बात की, गुरु जी का हमारे परिवार से संबंध मेरे विवाह के दिन से हुआ था। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी को लीला नाम को लीला, तो हम दोनों इस परिवार में एक दिन आए थे 18 जून 1979 को, जो भाई साहब के साथ मैं उसके बाद लगा ढूंढा गया। और बाद में मैंने ख्याल नंबर को पक्का है उनके पास आना जाना, तो फिर बहुत सारे संस्मरण है कुछ मैंने बताए भी थे। और उनकी संवेदना, लोगों की चिंता करना, तो मिलकर सर आपकी चिंता कोई हो नहीं सकती। कोई भी पीड़ित होता है तो आप पीड़ित हो जाते हैं, इस पीड़ा का कैसे हो, तो जब तक उसकी पीड़ा पूरी होगी तब तक पूरी होती थी। तो बाद में मैंने कहा कि प्रमोद जी आप कहते हैं पसंद आ कीजिए, पर अपना मान रखा हो गया है, इससे बात है रेती गाँव पे जाने के बाद एक फोटो को आता कुछ क्या पसंद कैसे नहीं बताइए, कैसे भावना कैसे, बहुत सी बातें होती है। मेरे लेखन में जो कुछ लिखता था वो दिखाता था, वो ठीक करते थे। तो मैं आश्वस्त था कि कुछ लिखो दिखा दूँ, आप जो कुछ लिखता हूँ ना ठीक है, मेरे लिए उपाय क्या है। कभी फिर उनकी ऐसी बहुत सी बातें उनके साथ में मुझे बताई गई थी, पर आज उनके जो पसंद है उन्हें एकदम अलग हट के चर्चा करूँगा। कुछ अंतरंग गोष्ठी की बातें किस तरह साहित्य का रूप ले लेती है। रेवती भाई साहब उर्दू में ज़्यादा रुचि रखते थे, फारसी उर्दू अच्छे जानकार थे, और दोनों की मित्रता एकदम कैसे, वो उर्दू के आदमी वो हिंदी के आदमी दोनों जो है। तो उनसे मिलने पर भाई साहब के भाषा में, वैसे भाई साहब हिंदी साहित्य अपने ज़माने के, लेकिन उर्दू का प्रभाव उनसे हिंदी भाषा के शब्द कम आते थे। तो उनसे करीब आने के बाद उनके आदत पड़ी को भी हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर लगे, और गुरुजी उर्दू शायरी में उनकी बड़ी रुचि हो गई। तो मैंने देखा कि 90 के बाद जो किताबें छपी है उनमें उर्दू शेरों का इस्तेमाल किया होता है। तो जब तो भाई साहब से बात करते तो जाते नहीं भाई चले गए शुरू में, उसका कभी आता प्रमोद जी वो कौन सा वो शेर था, ऐसी कुछ बात थी, कुछ ऐसा शेर था, मेरे पास ये सर ये शेर था, फिर आपका शेर था, फिर बाबा का शेर था। तो उस बात में मुझे पता चला कि वो कोई लेख लिखते निबंध लिखते हैं ना, उसमें कोट करना चाहते थे, और उन अशार की शेरों की चर्चा तो वैसे बराबर किया करते थे, और चलते वो एक पंक्ति कह भी लेते थे। तो वो 10-12 शेर जो उनकी अलग अलग किताबों के लेख में लिखे हुए प्रकाशित है, मैं उन शेरों की चर्चा करूँगा कि उर्दू शेरों को देखिए, आज भी उर्दू शायरी में कुछ ऐसी वो सवारा उन्होंने, कोई हिंदी का आदमी होगा ना तो उर्दू का शेर सुना हिंदी कविता की एक जादू सा रहता है। तो जो बड़े शायर है, गालिब है, फिराक है, काबा है, उनके अशार तो ऐसे कोई भी आदमी विद्वान आदमी किसी भाषा को हो, वो भाषा किसी में बनता नहीं है। तो उनके वो शेर इस तरफ वो बातें पहले भाई बात करते थे, मुझसे बात करते थे, शेर शायरी वो बातें लिखी थी, उन सब बात आती। उन बातों के अलावा तो आपको लगे कि एक इतना बड़ा राइटर जो है, जो इतनी अच्छी हिंदी है, हिंदी है, लोग उनकी हिंदी को फॉलो करते हैं, हर उनकी हिंदी का हिंदी जगत है, वो किस तरह उर्दू के शेर कोट करता है। तो इस तरह ये कोई दुरा करने की हिंदी होनी चाहिए, उर्दू नहीं होनी चाहिए, भाव से मतलब है। वो किस तरह के शेर थे, वो अंतरिक बातों में किस बातें करते थे, वो आपको बताता हूँ कौन सी। तो जिस तरह कहते वे आंगन की बात कहते थे, वो कि मैं अपना कोई आंगन तलाश रहे, वे अपना कोई आंगन तलाशते थे, तो एक ऐसा आंगन जिसमें सब समाहित। तो मंसूर अहमद मंसूर शुरू के शायर थे, कलकत्ता आए थे,
उनके पास बैठकर मैंने भी सुने थे, 2 से गए थे, बैठक हुई थी वहाँ मंसूर साहब ने कहते हैं तो सुनाई थी। तो उन्होंने मंसूर का शेर है ना, वो था शेर था कि एक कोने में गाय का छप्पर, एक कोने में गाय का छप्पर, एक कोने में नीम खड़ा था, पहले मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। इस शेर को बहुत कष्ट थे। अरे वे कहते क्या क्या नहीं हो रहा है, गांधी मार्क्स ईश्वर अल्लाह के झंडे की याद सब कुछ होता है। अल्लाह फिराक साहब कैसे कहते थे, अल्लाह से याराना है हजरत भाई जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, उपदेश देते हैं, तो अल्लाह से याराना है हजरत भाई। अरे वाह मियाँ, वाह मियाँ, वाह मियाँ, ये जो तंज था का। इसके बाद क्या करते थे, और बुद्धिजीवियों जो तथाकथित बुद्धिजीवी होते थे, गहराई कम होती तो उन पर कटाक्ष करते हुए देखते हैं कि अपने भौतिक पोषण की चिंता के कायल हैं बुद्धिजीवी, इसलिए वाक चातुर से सत्य को ढकने वाला जाल बुन रहे हैं, हिंसा और लोग शोषण की आबोहवा रस रहे हैं। उर्दू शायर गुलाम रब्बानी ताबा उदास है कि पूरी की पूरी पीढ़ी सोने की तलाश में उलझ गई। ताबा का शेर है, ना तो रंज है न मलाल है, तुझे सिर्फ इतना ख्याल है। दानिश अशातक युग की पूरे युग का करे तो तलाश है सर सोने की धरती तलाश। तो न तो रंज है न मलाल है, मुझे सिर्फ इतना ख्याल है कि जो भी दानिश अश थी वो तलाश जल में उलझ गई। पूरा करेंगे कैसे तलाश उलझ गया। एक जगह को शेखावाटी जुनूरासन गए थे, वैसा सुभाष बाबू सब गए थे, 10-15 यात्रा तो उन्होंने लेख आया शेखावाटी की अर्ध परिक्रमा। तो उसमें वो लिखते हैं कि ऐसे मौके पर मुझे गालिब याद आते हैं। तो गालिब भी लोहार उनका ससुराल था राजस्थान में। उस शायर का मिजाज मुझे रोशनी देता है और उसके सामने सारी दुनिया बोलने लगती है, सारी प्रभुता और चमक तमाशा। एक बागीचा अतफाल ने बच्चों के खेलने का मैदान, अतफाल बच्चे हो गए, बागीचा के मैदान बच्चों खेलने का मैदान। बागीचा अतफाल है दुनिया में आगे, होता है शबो रोज दिनों रात, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दुनिया का ये ख्याल बराबर शेर की चर्चा किया करते हैं। मैं इसलिए चर्चा करूँ तो उनके प्रसंग की बात आ रही चर्चा, तो प्रसंग में किस तरह की बातें किया करते थे, बाद में उनके दिमाग में जैसे दोषी जबरदस्त कोट कर एक था कि भाई घर याद आ रहा था, घर जिसकी देह पर बाट ज्योति शाली रोशनी बाहर से लौटने पर अंतरंग मृदता से स्वागत करती थी, वो जो गुल हो गई क्षण भर के लिए मन का क्षण उदास हो गया और फिराक साहब का शेर याद आ गया, जिससे हम उसको देख लेते थे, जिससे हम उसको देख लेते थे, अब वो रोशनी कहाँ है मियाँ, जिससे हम उसको देख लेते थे, अब वो रोशनी कहाँ है मियाँ। सब वो एक शख्स की बदौलत है, सब वो एक शख्स की बदौलत थे, अब वो गम वो खुशी कहाँ है मियाँ। अच्छा, एक वो कहते कि ऐसे उदास माहौल में कुछ बात तो हो, कोई बतंगर खड़ा हो कि त्रासदिल चुप टूटे, त्रासदिल की चुप टूटे। अली साहब ने जैसे बड़े शायर की बात मेरे समक्ष में खड़ी है तो बड़ी तसल्ली से खड़ी है। गुफ्तगू बंद न हो, गुफ्तगू बातचीत, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारुणी रात चले। यही कोट किया। और एक सोचता हूँ कि कैसे संस्कार इन समय में सांस लेने को हम अभिशाप्त हैं। ऐसी ही गहरी उदासी में उन्मत्त मन से फिराक ने कहा था, सुना है पहले भी ऐसे में बुझ गए हैं चिराग, सुना है पहले भी ऐसे में बुझ गए हैं चिराग, दिलों के खैर मनाओ बड़ी उदास सराब। एक वक्त सांझ होते ही जिंदगी की सांझ बेला में जब उदासी गहराने लगती है, अक्सर गुलाम रब्बानी ताबा की उदाहरण है कि कोट रखा उन्होंने, चंद जख्मों के अलावा चंद यादों के सिवा। उनका एक प्राप्त आ गई थी, आदि फिर कहते हैं चंद जख्मों के अलावा चंद यादों के सिवा, जिंदगी की शाम में क्या है, उस सुबह में क्या न था, शहर में क्या न था। और फिर कहते हैं कि निरक्षा माँ
तुलसीदास को मोह कंठ से गाती रहती थी। सघन अंधकार में रामचरित मानस की ऊर्जा बचत करती थी। और मेरे मन में खरवन के तीखे ताने जब चुभते हैं, ताबा का शेर याद आता है, तुमने कब देखे हमें लम्हे जो गुजरते ही नहीं, तुमने कब देखे वो लम्हे जो गुजरते ही नहीं, जब की रात किसे कहते हैं तुम क्या जानो। और एक कहते कि बड़ी चिंता इस तरह व्यक्त की उन्होंने कि काश इस मार्मिक सत्य को आज के नकाब को समझ पाते और अपने नैसर्गिक चेहरे चरित्र की कीमत उनकी समझ में आ पाती और अपने व्यक्तित्व के पानी को प्रदूषित होने से बचा पाते। स्वांग सिद्ध लोगों पर टिप्पणी करते बाबा ने कहा है, इसमें एक शब्द आता है मसलहत, यानी कि अपने को बनावटी बनाना, एक पॉलिटिकल बनावटी बनाना, कृत्रिमता चेहरा बदलना है। मसलहत एंड नफासत ही सही, मतलब आप अपना चेहरे को छुपा के रखते हो, नकल से रखते हो, बना के रखते हो, ये एक योग्य दक्षता है, ये दक्षता है, स्मार्टनेस है, अच्छी बात है। आप मिलते हो करके मिलते हो अपना को स्मार्ट करके जो हो नकली विदेश, अच्छी बात है। मसलहत एंड फिरासत है, ये तस्लीम मगर, ये माना मगर चेहरा फिर चेहरा है, वो बात न काबू नहीं, चेहरा फिर चेहरा है, वो बात न काबू। और दो शेर उसमें लिखी है, तो मैं याद है कि ये बातें उनके साथ होती थी, किताब में अंतरिम बातें वो तो बहुत सुनी आपने अलग से। जब भी कोई जागरूक व्यक्ति अपने कर्तव्य से फिसलता था तो फिराक साहब का शेर कहते थे, कुछ तो मोहब्बत करके दिखाते, कुछ तो मोहब्बत करके दिखाती, कुछ तो जमाना बदला होता, कुछ तो मोहब्बत करके दिखाती, कुछ तो जमाना बदला होता, इससे तो है जागने वालों सोया होगा खोया होगा, इससे तो है जागने, वैसे जागना कहते हैं, इससे प्रोग्रेस करके डेवलपमेंट कहते हैं, इससे तो है जागने वालों सोया होगा खोया होगा। और आखिरी शेर निजाम साहब, उनके बड़े प्रिय हुई निजाम साहब भी पंडित जी के, आज भी याद करके फोन आता है निजाम साहब का, पंडित जी बात करते हैं, मुलाकात हुई थी, राइटर पे लिखा उन्होंने, फालतू बात नहीं करके लिखा। उनके शेर को कोट किया करते थे, जब कभी गांव के माहौल की गजल लिखी थी उन्होंने, तब उन्हें गांव की आबोहवा याद आती थी, वो सीधे साधे लोगों की कमी महसूस करते थे, तो जनाब शीनका निजाम साहब की गजल के दो शेर सुनना चाहते थे। वो कहते मुझे दो शेर सुनिएगा, निजाम साहब क्या शेर थे। वो गुनगुनाते रास्ते ख्वाबों के क्या हुए, वो गुनगुनाते रास्ते ख्वाबों के क्या हुए, वीरानी की वह बस्तियाँ बाशिंदे क्या हुए, वीरानी की वह बस्तियाँ बाशिंदे क्या हुए, पूरे थे अपने आप में आधे अधूरे लोग, पूरे थे अपने आप में आधे अधूरे लोग, जो सब्र की सलीब उठाते थे क्या। तो इस तरह की बातें भी शेरो शायरी को बहुत सारी बातें को सुनते थे, शेर को पसंद करते थे। एक हिंदी का इतना बड़ा साहित्य का उर्दू के प्रति लगाव रखता था, तो चाहे उर्दू वाले हो या हिंदी वाले हो, जो अपनी भाषा के बाहर नहीं आना चाहते, उनको ये सोचने की जरूरत पड़ है कि वो क्या खोज देते हैं। एक उर्दू वाले हिंदी नहीं पढ़ते हैं, प्रेमचंद तुलसीदास नहीं पढ़ते हैं, वो क्या खोज देते हैं उनको नहीं पता है। और हिंदी वाले वो नहीं, मेरे वाले शराब को नहीं पढ़ते, वो क्या खोज देते हैं उनको नहीं पता है। और उनको पढ़िए, दोनों को जानते हैं, दोनों को पढ़ा है, उनका लेकर पढ़िए, तो भाई एक को पढ़ा उनका पढ़िए, आप उनका साफ नहीं होता है।